मैं कहाँ था और कहाँ आया, किस इरादे को साथ नहीं, लेकर आया, मैं किसको आपके तो कहीं कुछ ठीक चलना चाहिए था। कहीं पर कर बस सकते यही थे। चीज कि क्या वहां हमने पर आप सही से कर पा हमने रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद मुझे मिला, सिर्फ वो कह दे कि अरे ठीक है मैं हूँ, तो ये मेरे लिए एक बड़ी और विधायक जयराम महतो से आपकी मुलाकात हुई थी, वो तस्वीर भी खूब आई सोशल मीडिया पर। बातचीत वही दो जय वीरू की दोस्ती है या फिर जब आप छोड़कर आए JLKM? हमने कहा था कि शत्रुता हमारी किसी से नहीं हो सकती। मैं मित्र को मित्र के भाव से दिखता हूँ। प्रधान तो ग्राम सभा लगाई जाएगी तो हाँ, ग्राम प्रधान ग्राम होंगे वहां पे। प्रधान। तो अब भले उनके द्वारा यदि नियत में हेरफेर हो तो ये अलग विषय है। कि- नहीं, पर मुझे लगता है कि अभी और इंतजार हम लोगों को करना चाहिए, पूरा फहरिस्त आ जाए, पूरा सिस्टम आ जाए। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं शख्सियत JMM के नेता हैं रिजवान क्रांतिकारी। बहुत स्वागत है रिजवान जी आपका हमारे चैनल पर। देखिए, पहले भी रिजवान आए हैं हमारे दफ्तर स्टूडियो में, इनसे आपकी मुलाकात पहले भी हुई होगी, लेकिन आज कुछ ऐसी बातों पर हम बातचीत अब साझा करेंगे, बातचीत करेंगे जो शायद अनछुए रहे होंगे, अनसुने रहे होंगे, अनकहे रहे होंगे। और जो वर्तमान में राजनीति चल रही है झारखंड में, उसे लेकर क्या सोचते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रिजवान यूं तो बहुत वोकल रहे हैं, लेकिन क्या इस वक्त जो कुछ चल रहा है हमारे आसपास, क्या उसे लेकर भी इतने वोकल हैं, इतने स्पष्ट तरीके से जवाब दे पाएंगे? तो हम कोशिश करते हैं, पूछते हैं सवाल, कितना कुछ जवाब दे पाते हैं और आप इनके जवाब से कितने सहमत हो पाते हैं, ये तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। तो चलिए पूछते हैं। पहला सवाल तो बस यही है रिजवान कि आप कुछ छोड़कर कहीं नया कुछ पाने गए थे, कुछ मिल पाया, अधूरा रह गया, आप कहाँ खड़े हैं, वो जगह कैसी है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने कुछ पाने के इरादे के साथ नहीं गया। मैंने कहा कि मैं शहादत के उस पृष्ठभूमि को हमने पढ़ा है, हमने देखा है, हम्म, जिसमें कई एक आप कह सकते हैं कि योद्धाओं ने अपने बलिदान को दिया है। हम्म, तो बलिदान का रीजन था, बलिदान का आप कह सकते हैं कि जो उनका इरादा था वो था कि आने वाला जो मुस्तकबिल हो, हम्म, आने वाला जो भविष्य हो, हम्म, उनका भविष्य बेहतर हो। तो हम्म। रिजवान क्रांतिकारी ने हमेशा से कंप्रोमाइज किया है। आपने कहा कि इरादा, मैंने आपके बातों का समझ गया कि मैं कहाँ था और कहाँ आया, किस इरादे को नहीं, साथ लेकर आया, मैं किसको आपके मैं इसलिए JLKM का नाम नहीं लेना चाहती थी कि आपके नाम में ही है क्रांतिकारी। तो वहां पर ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि नहीं, क्रांति यहीं से शुरू करते हैं, कि जब यहाँ सब ठीक नहीं चल रहा है तो कहीं कुछ ठीक चलना चाहिए नहीं, था। कहीं पे भी आपके अंदर क्वालिटी है तो आप कहीं से भी अपनी पत्रकारिता को बेहतर कर बस सकते यही हैं। चीज कि क्या वहां हमने पर आप सही से कर पा हमने रहे हैं। नहीं, मैंने तो शुरुआत ही करी थी भाई बेहतर के लिए। हम्म, यदि अब उसमें साजिशों का एक बड़ा फहरिस्त तैयार हो तो मुझे लगता है कि उस जगह से किनारा कर लेना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल त्याग पत्र दे देना चाहिए, वहां से निकलना चाहिए। रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा में, मैं स्पष्ट बात भी करना बेहतर ही समझता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी भी है और बिल्कुल बलिदान और वाली सत्ता पार्टी, में भी है। बिल्कुल बलिदान वाली पार्टी है। सत्ता मेहनत से, सत्ता आशीर्वाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है और सबका आशीर्वाद मिला, तभी आज हम बहुमत के आंकड़े को हमने पार किया है। मुझे ऐसा लगा कि यूं तो ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई आदरणीय दिशोम गुरु उस वक्त हयात से थे, उस वक्त उनकी उपस्थिति थी आवास में, मैं मिला भी था। तो मुझे ऐसा लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में। चूंकि हम लोगों की आयु, मैम, राजनीतिक के मामले में बहुत ज्यादा आप नहीं कह सकते नहीं हैं। कह ठीक है, सकते, मैंने एक हाँ। स्ट्रगल किया, मैंने एक लड़ाई लड़ी, हम सब साथियों ने मिलकर लड़ाई लड़ा और इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में लड़ाई लड़ी। तो मुझे लगा कि भाई हमें इस जगह से आकर मुकम्मल सीख को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि बेहतर प्लेटफॉर्म है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आशीर्वाद मिला, तो मुझे एक अंदर से एनर्जी मिला, मुझे अपने आप को एनर्जेटिक होने का एक मौका मिला। तो मैंने सोचा कि इस मौके को गवाया ना जाए और बिल्कुल मिले ना मिले ये भविष्य की बात है, लेकिन मैं अपने तरफ से 100% देने का एक प्रयास करता हूं पार्टी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और बिल्कुल बीच बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात हो जाती है, उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो मुझे मिलने के बाद, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आप मिलो तो मिलने के बाद एक जो ऊर्जा का जो संचार होता है पूरे उनका बॉडी ऑरा में, ऐसा है। तो वो लगता है कि रियल में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद मुझे मिला, सिर्फ वो कह दे कि अरे ठीक है मैं हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ी, और इस राज्य के लिए एक बड़ी है, आप कह सकते हैं कि मतलब आप ऊर्जा मिलता है, उसको हम लोग
अनुभव भी हमने किया है। कल ही हम सचिवालय में, आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट भवन में हमने मिला। पेशा कानून आपके सभी श्रोताओं को भी बधाई देंगे कि एक बड़ा ऐतिहासिक पहल भी रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और कई एक चुनौती जो हमारे राज्य में, हम पार्टी के एक सिपाही होने के नाते इस बात को कहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत सारे लोग घेरने का प्रयास करते हैं बहुत सारे विषय को लेकर, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हंसमुख मुख्यमंत्री हैं और बड़ी गंभीर विषय अपने आप को गंभीर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस राज्य के लिए एक वरदान बनकर आए हैं और आदरणीय दिशोम गुरु के सिद्धांतों पर चलेंगे और इस राज्य को बेहतर करेंगे। अभी मैं बेहतर जगह पे हूँ और पार्टी को ऐसा यदि लगे कि रिजवान क्रांतिकारी को कुछ दायित्व दिया जाए, कुछ जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं बिल्कुल निर्वहन के लिए तैयार हूँ। और इस माटी के लिए मैं आया हूँ। मैंने कहा है कि इस माटी को बेहतर करने के लिए, इस माटी को सुरक्षित रखने के लिए, बाहरी विचारधारा से कैसे अपने आप को इस राज्य के विचारधारा के साथ में कैसे इसको बेहतर रखा जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे हिफाजत किया जाए, इस मिट्टी की कैसे हिफाजत की जाए, शहादत वाली मिट्टी को कैसे हिफाजत किया जाए, इसके लिए रिजवान क्रांतिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया। नहीं वो ठीक है। अभी कुछ दिन पहले विधायक जयराम मेहतो से आपकी मुलाकात हुई थी, वो तस्वीर भी खूब आई सोशल मीडिया पर। बातचीत वैसी होती है, वही बातचीत, वही दो जय वीरू की दोस्ती है, या फिर जब आप छोड़कर आए जेल के जेएमएम में आप हैं, तो अगर विचारधारा अलग हो गई तो वो दोस्ती वाला जो एंगल था वो भी चेंज हुआ? नहीं, देखिए, मैंने कहा था कि मेरी शत्रुता किन्हीं से नहीं है। राज्य में किसी भी दलीय विचारधारा हो सकता है, दल का विचार अलग हो सकता है, लेकिन मेरे खुद की जो विचार है वो बिल्कुल, हम सब इंसान हैं। और मैंने शुरुआती दौर पे कहा है कि हमारे मित्र समान भाई भी है और साथ चले हैं, साथ बहुत सारे संघर्षों को हम लोगों ने देखा है नजदीक से, पीड़ा को हमने सहा है। रात रात भर, दिन दिन भर हम लोग बिल्कुल कुछ कभी कभी खाते नहीं थे और एक पटकथा लिखने की बड़ी तैयारी थी। तो ठीक है, पटकथा वहां से वो लिखे, यहाँ से हम लिखें। हमने कहा था कि शत्रुता हमारी किसी से नहीं हो सकती है। मैं मित्र को मित्र के भाव से दिखता हूँ और जहाँ पे भी मिलेगा मित्रता हमेशा रहेगी। और मतों में हेरफेर हो सकता है, मतों में बदलाव हो सकता है, मत को हम दूसरी तरफ रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो जो शुरू से रहा है, मन जो रहा है, वो हमेशा बिल्कुल, मन को हम लोग एक जैसा। चलिए, ये तो बहुत अब पुरानी बात हो गई, मैंने बस यूं ही जिक्र किया। एक चीज ये बताइए कि अभी सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल, अगर हम इवेंट कह लें, तो कल जिस तरह से कैबिनेट में पास हुआ पेशा अधिनियम, पेशा अधिनियम के बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। रिजवान क्रांतिकारी, बतौर रिजवान क्रांतिकारी और एक जेएमएम नेता के तौर पर कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, अब देश को अभी तक मसौदा नहीं आया है पब्लिक डोमेन में कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक फैसले का हम लोग स्वागत भी किए। हम लोगों ने सम्मान भी दिया था कि भाई इतने बड़े फैसले को आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो वो समय आ गया जब गांधी जी ने कहा था कि देश को तभी बेहतर किया जा सकता है, देश को तभी बेहतर रूप से संचालित किया जा सकता है और तभी बेहतर बनाया जा सकता है जब गांव बेहतर हो। यूं तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाता है। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ, आप भी एक गांव से संबंध रखते हैं। तो ये अवसर है, ये मौका मिला है कि अब गांव की योजनाएं सीधे कैसे गांव तक पहुंचे। ठीक है, बीच में यदि ग्राम सभा हो, ग्राम सभा को मिला गया है, वो ग्राम सभा करके भेजा जाए, लेकिन अगर मुखिया कुछ करे, वहाँ का जो ग्राम प्रधान जिसे हम लोग मुखिया कहते हैं, हाँ, ग्राम प्रधान, तो ग्राम सभा लगाई जाएगी तो ग्राम प्रधान होंगे वहाँ पे। तो अब भले उनके द्वारा यदि नियत में हेरफेर हो तो ये अलग विषय है, लेकिन ये इन सब का जो मकसद है, ये जो पेशा कानून, जो पेशा अधिनियम जो बन रहा है, इसका मकसद है कि गांव के संसाधनों को, गांव की सुविधाओं को, गांव की जो योजनाएं हैं वो डायरेक्ट गांव तक कैसे पहुंचे ग्राम सभा के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि गांव को अब हम लोग बेहतर लेकिन रिजवान, इसके साथ ये भी तो होगा ना कि जो रॉयल्टी है, जो सरकार को जिससे पैसे मिलते हैं, वो सारी चीजों पर अधिकार अब ग्राम सभा का हो जाएगा। ग्राम सभा जब तक हाँ नहीं कहेगी तब तक, ग्राम सभा की अनुमति के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। फिर गांव को वो फंड, गांव के लिए जो फंड आ रहे हैं सब कुछ गांव तक पहुंचेंगे, फिर सरकार के हाथ क्या आएगा? अगर ये ओरिजिनल फॉर्मेट में अगर ये आता है तो फिर सरकार के पास क्या होगा? ऐसी स्थिति क्या लगता है कि सरकार ने कुछ तो बदलाव ऐसा किया होगा ना कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी और इंतजार हम लोगों को करना चाहिए। पूरा फहरिस्त आ जाए, पूरा सिस्टम आ जाए कि किस आधार पर कैसे क्या करना है, तो मुझे लगता है उस पर भी कुछ ना कुछ विचार बेहतर होगा। दिक्कत होगी गांव में अब शराब पीने वालों को?
देखिए, अब शराब वाली बात जहाँ तक है, अब क्या दिक्कत होगी नहीं है, हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि गांव को अब बेहतर बनाने का समय आया है और हम लोग सब मिलकर गांव को बेहतर बनाएंगे। बेहतर बेहतर कर बिल्कुल पाएंगे। बेहतर करेंगे। और रही बात शराब की, तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर महुआ से लोग अपना काम चला रहे हैं। तो लेकिन अब ग्राम अ, सभा तो उसके लिए भी इजाजत, अब इजाजत ग्राम सभा की इजाजत नहीं होगी तो फिर वो भी वो भी मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, हाँ। लेकिन खैर अब इस पर थोड़ा इंतजार और कर लिया जाए कि भाई आगे क्या आदेश होता है, आगे क्या उसका एक पूरा प्रणाली बनता है, तो उस पर मुझे लगता है कि उस पर भी कुछ रास्ता चलिए, शराब निकलेगा। की बात हो रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बहुत चर्चा में रहते हैं। मतलब कुछ हो ना हो, अगर कुछ नहीं है तो फिर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं। बिहार की नुसरत परवीन को तो आपने सुना ही होगा कि जब उनका हिजाब खींच दिया वहां के सीएम नीतीश कुमार ने, तो खूब बवाल मचा। उसके बाद इतनी रहमत दिखाई यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कि उन्होंने कहा कि आइए, आपको नौकरी और बाकी सारी सुविधाएं बड़े आराम से देंगे। तो मतलब नुसरत परवीन के लिए अगर इतना कुछ हो सकता है, अपने कौम के लिए कुछ ज्यादा, मतलब उनका प्यार, उनकी नजर इनायत ज्यादा नहीं दिखती? क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप पिछले 2 महीने का अगर चैप्टर आप देख लें झारखंड का, तो आपको ऐसी कई तस्वीरें नजर आ जाएंगी जहां पर खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि जांच होगी। न्याय नहीं मिला। चाहे वो 4 महीने के मासूम बच्चे को थैले में ले जाने की बात हो, जब वो कहते हैं कि कोई अपने बच्चे को थैले में रख सकता है क्या, ये बयान बहुत शर्मनाक था। मैं पर्सनली बहुत कहती हूँ कि ये शर्मनाक था। उस पर भी वो तंज कसते हैं। उसके बाद आप सोचिए, बहंगी पर गर्भवती को अस्पताल ले जाया जाता, बीच रास्ते में दम तोड़ देती। ये सारी तस्वीर, यहाँ पर मंत्री जी का कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अपने कौम की बात जहां आती है वो खड़े नजर आते हैं, चाहे वो दूसरे ही प्रदेश की क्यों ना हो। नहीं, नुसरत वाले मामले में चूंकि बड़ा माहौल गरमाया है, हमने भी कहा था कि भाई हम्म। ये निंदनीय विषय है। हम्म। चाहे नुसरत के जगह पर यदि कोई रेखा होती या फिर कोई पार्वती होती, तो हम्म। मुझे लगता है कि हम लोग भी उस तरह से मुखर होकर बोलते। हम्म। और किसी के हिजाब को या किसी के दुपट्टे को खींच देना, हम्म। ये नहीं, मैं उसके लिए बोलती हूँ, नहीं, ये तरीका ये गलत था। तरीका गलत है, ये लेकिन तरीका गलत था। ठीक है। मैं उनको सिर्फ इस वाक्य पर जवाब चाहती हूँ कि अगर उस पर रहमत आप दिखा सकते हैं, आपकी नजरे इनायत अगर उन पर है, नुसरत पर है, तो फिर झारखंड में ऐसे हजारों कई नुसरत है, मामले हैं। कई एक मामले ऐसी हैं हम नुसरत लोग। जो इंतजार में बैठी है भाई कि आप देखिए, तो आप वहां क्यों नहीं देखते? नहीं, इरफान साहब चूंकि बड़े भाई हैं और काफी मतलब सुर्खियों में यहाँ रहते भी हैं। आपका और बहुत नहीं, हमारे नहीं, मतलब उस सबों के बड़े भाई हैं और हम्म। बिल्कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुखिया हमारे हैं। हम्म। तो इरफान अंसारी साहब को भी चाहिए। चूंकि मैं किसी के पक्षधर नहीं हूँ, मैंने कहा है कि मैं इंसाफ के पक्षधर हूँ। हम्म। अगर आरती मैम के साथ भी गलत हो तो मैं उसी प्रखरता के साथ में खड़ा रहूंगा। हम्म। किन्हीं के साथ में हो तो मैं बिल्कुल, मैं भेदभाव आज तक मैंने मैम किया नहीं है। हम्म। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, जितना चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सब मुझे चाहते हैं। रही बात नुसरत की, तो मुझे लगता है कि झारखंड में भी बहुत सारे ऐसे नुसरत हैं, ऐसे रेखा हैं, ऐसी पार्वती हैं, बहुत सारे ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको चाहिए कि अब जो वंचित है उस क्षेत्र से, अपने मेहनत करके उस क्षेत्र को पाया है, तो मुझे लगता है कि इरफान साहब को और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जो भी वर्तमान के हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। ये बड़ा, आपने कहा कि बहंगी में वो गुमला की तस्वीर है, गुमला की वो तस्वीर गुमला थी, की और ये तस्वीर। मैंने खुद देखा था कि वो झोला में एक सोचिए, 4 महीने शिशु का को, बच्चा। 4 महीने हाँ। को वो लेकर जाता है। तो ये सब, और खास करके आपके भी चैनल में मैं इस बात को कहूंगा कि रिम्स का मैंने खुद देखा है। मैं गया था। मैं बिल्कुल रात का वक्त था, मैं बिल्कुल मुंह में मास्क लगाकर मैं खुद गया हुआ था कि मैं थोड़ा देखूं। तो बहुत ज्यादा हालात ठीक नहीं है वहाँ का, सफाई पर भी ध्यान नहीं है। तो इरफान भैया से भी हम लोग मिलते हैं, तो इरफान साहब से भी हमने कई एक बार इस विषय पर कहा है कि इस पर थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता है। और जहाँ लगे कि मामला सही नहीं है, वहाँ आदरणीय इरफान अंसारी साहब को, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको एक्शन मोड में आना चाहिए। और बीच बीच में वो आते भी एक्शन मोड में। अरे इरफान साहब तो ऐसे हैं कि भानु प्रताप शाही साहब अपने राजनीति को चमकाते हैं। आपने देखा, क्या जी इरफान जी, क्या जी तो इरफान जी। इरफान जी कहकर नहीं, वो कोई वो तो कोई ठीक। अपना एक, आप कह सकते हैं कि लाइमलाइट में रहते हैं। तो इरफान साहब, भानु प्रताप शाही, अब उनकी मित्रता क्या है, वो लोग पर्दे के पीछे क्या करते हैं नहीं मालूम, लेकिन लोग देखते हैं कि भानु प्रताप शाही साहब हमेशा वो भी लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या कि इरफान जी का अपने कौम के प्रति प्यार थोड़ा ज्यादा है? नहीं नहीं, हमने तो देखा है एक कि वो तरफा कभी टीका भी कभी। लगाकर चलते हैं।
वो हनुमान भक्त को भी साथ में लेकर चलते हैं, और वो आप कह सकते हैं कि वो बाबा नगरी में भी कहते हैं कि बाबा हमारा है, बाबा सबका थोड़ी, बाबा बाबा से जितना प्रेम मैं करता हूँ इरफान अंसारी, मैं तो देखा कई एक बार चुनरी ओढ़कर और बिल्कुल वो मंदिर में भी जाते हैं। तो मुझे ऐसा तो कभी लगा नहीं है कि इरफान साहब एक जाति पर बात करते हैं। मुझे लगा कि उनके साथ में रहने वाले अधिकांश हिंदू भाई भी बहुत सारे उनके साथ में मैं मिलता भी हूँ, विधानसभा में भी मेरी मुलाकात होती है उनके सहयोगियों से, तो वो कहते हैं कि इरफान साहब दिल के साफ इंसान है। ठीक है, उनको थोड़ा ज्यादा लोग घेरते हैं, लेकिन खैर वो बेहतर करेंगे, ये हमें ये जवाब इसलिए है क्योंकि आपके कौम के हैं। नहीं, मैंने कौम पर कभी बात मैम किया नहीं है। मैंने कौम से हटकर एक मानवता पर हमने हमेशा बात किया है कि मानवता को शर्मसार ना किया जाए, किसी भी क्षेत्र में हो। मानव मानव होता है। आज हम जाति और इन सब चीजों में बट गए, लेकिन कभी उस दौर को भी याद कीजिए। जो हमारे गांव आएंगे कभी, तो हमारे गांव में बगल वाला चूल्हा साहू जी का है, बगल वाले चूल्हा दलित भाई का है। बहुत सारे ऐसे हैं, मैं जाति पर नहीं जाना चाहूंगा, जो हमारे कौम से नहीं है, लेकिन आज मैं उसके घर में खाता हूँ, वो हमारे घर में खाता है। ये आज भी हमारे कोई बंदिश नहीं है। कोई बंदिश नहीं है। ये लोग वातावरण स्थापित कर दिया, लोगों ने वातावरण बना दिया, राजनेताओं के द्वारा वातावरण को बनाया गया। लेकिन कल जो आज जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कुछ वर्ष पूर्व चले जाएंगे तो उनके दादा और उनके दादा मित्र हुआ करते थे, जिनको हम लोग सहिया कहते थे गाँव में। उनके यहाँ सहिया जोड़ा गया है, उनसे दोस्ताना संबंध रहा है उनके घर वालों का। ईद में लक्षा पहुंचाना, दुर्गा पूजा में वो फला पहुंचाना, तो ये सब मित्रता कहाँ चला गया आज। तो इन सब चीजों को आवश्यकता है ग्रहण करने की, जो पूर्वज हमारे करके गए हैं। मुझे लगता है कि आप फिर से एक बार इस देश को और इस पूरे विश्व को वही बेहतर दिशा में लेकर जाना चाहिए। वसुदेव कुटुंबकम के हम मानने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इस देश को भी वसुदेव कुटुंबकम के मार्ग पर हम लोगों को मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आना चाहिए और नफरत के भाव को हटाकर मोहब्बत के पैगाम को देना चाहिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम करते हैं, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश, आप वहां की तस्वीर देख रहे होंगे। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने अब तक ये नहीं जाना होगा कि दीपू चंद्र कौन है। वहां पर दीपू चंद्र का जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद अब भी कल भी बहुत निर्मम तरीके से 7 साल की एक बच्ची की हत्या की गई है, उनके घर वालों को मार दिया गया है। और वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर जिस तरह से हो जो सब कुछ चल रहा है, वो निंदनीय विषय है। मैंने भी देखा है सोशल मीडिया में। एक मतलब मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा मैं पर्सनल, लोग कहते हैं कि पत्रकार को पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर मैं ये पर्सनल सवाल पूछती हूँ कि क्या वाकई कोई भी धर्म इस बात की इजाजत देता है कि आप धर्म के नाम पर कत्लेआम करो? नहीं, हमारे धर्म में तो मैम, अगर धर्म की बात करें, विशेषकर इस्लाम की यदि बात करें, हिंदू की बात करें, कोई भी धर्म मैं उस पर आ रहा हूँ कि अगर किसी भी धर्म की बात करें तो धर्म में नाहक पानी बहाने का इजाजत नहीं है मैम। उसकी आज्ञा धर्म नहीं देती है। अरे धर्म की यदि आप बात करेंगे तो रावण को जलाने टाइम, जब रावण को जलाया जा रहा था, उस वक्त लक्ष्मण जी ने खुद वहां ज्ञान ले रहे थे उनसे, ये पूरा पड़ा हुआ है, और राम जी की चिता जलाए। तो ये सब स्टोरी पूरा पड़ा हुआ है। हमारे इस्लाम की यदि आप बात करेंगे, इस्लाम की, वो तो हमारे यहाँ वजू जब बनाया जाता है नमाज से पहले, उस पर नाहक पानी बहाने का इजाजत नहीं है। तो नाहक खून क्यों बहाएगा? जो लोग खून बहाते हैं, जो लोग कत्लेआम करते हैं, वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम के मानने वाले नहीं है। यदि वो इस्लाम के मानने वाले होते तो नाहक खून बहाने का इजाजत ही नहीं है, पानी बहाने तक का इजाजत नहीं है। नफरत को फैलाने का हुक्म इस्लाम नहीं देता है, और जहां नफरत होता है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां नफरत नहीं। बांग्लादेश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। आप लोग तो अब पश्चिम बंगाल में भी जाने वाले हैं इस चुनाव में, तो आप लोग भी बहुत वहां पर तैयारी आपने तो शुरू कर ही दी है, लेकिन वहां की स्थितियां भी ज्यादा कुछ अलग नहीं है। नहीं, मैंने देखा है पिछले बार, ये आप कहीं कोई एक जिला है शायद, उस जिले में मस्जिद वगैरह की बात हुई है। हाँ, बाबरी मस्जिद की तर्ज पर वहां। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उस मस्जिद का नाम बाबर ही क्यों रहे, उस मस्जिद का नाम बाबरी ही क्यों दिया जाए? उस मस्जिद का नाम मोहम्मद कर दे, मस्जिद मोहम्मदिया कर दे, मस्जिद उस्मान कर मतलब कोई भी नाम, सहाबा का नाम दे दे, जो जिसने इस्लाम को फैलाने का काम किया है मोहब्बत के इरादे के साथ में। इस्लाम में कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। हमारे यहाँ या इस देश में हो या किसी अन्य देश में, जो इस्लाम फैला है उसका एक रीजन है कि भाई मोहब्बत को आम करो, इस इंसानियत के पैगाम को दो। जिनको अच्छा लगता है वो इंसानियत के पैगाम को स्वीकार करते हुए इस्लाम में दाखिल हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि बंगाल में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है ये सब हम जानते हैं, और हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या वातावरण बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद ही क्यों,
हमने कहा था, हम तो कई एक बंगाल के साथियों से भी मेरी बात हुई थी, तो हमने कहा था कि भाई ये राजनीतिकरण करने का एक तैयारी है, उतना उतना अगर उस जगह पर हम यूनिवर्सिटी बना देते तो मुर्शिदाबाद के गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सकता था। बिल्कुल। एक बड़ा स्कूल या फिर बड़ा आप हॉस्पिटल बनाते तो मुझे लगता है उससे कल्याणकारी योजनाओं को हम पहुंचा सकते थे सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य आप सुविधाएं ये लोगों फिर को मिलती मस्जिद मंदिर करके आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ इजाजत है कि ठीक है अगर आपका सुविधा नहीं है घर में नमाज हर पढ़िए, धर्म में हर वो है। धर्म में आप पूजा मैं दिल से किया जाता है, इबादत दिल मैं से इस की बात जाती को है। इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों में आप मस्जिद जाएंगे तभी आप नमाज अदा कर सकते हैं। आप मंदिर ना हो तो आप घर में भी आप पूजा बिल्कुल पाठ पूजा कर पाठ कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल आप घर में भी जीसस को याद कर सकते बिल्कुल। हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर ये सारा चीज ये राजनीतिकरण है मैम, और मैंने कहा है कि हम लोग बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हैं जो कर रहे हैं, और बिल्कुल अधिकांश लोग इस बात को समझ गया कि ये राजनीतिकरण करने की तैयारी है, प्रायोजित तरीके से, बिल्कुल संयोजित तरीके से इसको बिल्कुल किया गया है, पिक्चराइज किया गया है, पूरा मैप किया गया है, और कैसे दिशाहीन किया जाए लोगों का, और कैसे नफरत के भाव को वहां उत्पन्न किया जाए, इसकी तैयारी है। कौन मैंने कर रहा है ये तैयारी? अब ये तो सोचने वाला विषय है कि राजनीति कौन कर रहा है, क्यों, किसने नहीं तो किसको पार्टी राजनीतिक दल तो आप भी नहीं, ठीक उससे है, जुड़े हैं हम ना, तो भाई, कौन है वो? चूंकि बंगाल हमारा पड़ोसी राज्य है और बंगाल का कभी हम लोग भी हिस्सा रहते थे, मानभूम वगैरह जो बिल्कुल, हो हाँ। गया हमारा। अभी पुराने खतियान पे यदि आप जाएंगे तो अभी भी अरे भाई वहाँ पहले तो बिहार ही बंगाल का हिस्सा पुरुलिया था भाई। हिस्सा था। पहले बिहार बना, फिर झारखंड बना, तो हिस्सा तो है ही। अब राजनीति कौन कर रहा है, कौन देश को तोड़ने का काम करता है, ये सबों के पास है इसका डाटा। अब लोग समझदार हैं, मंदिर मस्जिद सब कुछ होने खुलकर वाला नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भाई राजनीति करने वाले गलत विचारधारा के साथ में लोगों को ना बांटे, मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए, और बाबरी मस्जिद को हटाकर, नाम को हटाकर उस्मानिया मस्जिद कर दिया जाए, मोहम्मद मतलब किसी और नाम से बना दीजिए। मोहम्मदिया। अच्छा, मोहम्मद से बड़ा नाम कुछ भी नहीं है। जिसने जो नबी हमारे पाक परवरदिगार अल्लाह के सबसे करीब था, वो उसको कहा कि मोहम्मद यदि आपको दुनिया में लाने का मकसद ना होता तो मैं इस दुनिया को बनाता नहीं। अच्छा। तो आप उसके नाम को हटाकर बाबरी मस्जिद को आप बना रहे। भाई ये राजनीति कर रहे हैं मैम, सारे लोग इस विषय को जान चुका है कि भाई अब वहां पर क्या राजनीति है, क्योंकि 26 में शायद वहां चुनाव भी है। हाँ बिल्कुल। तो ये सब तो होना है, देश में चल क्या रहा है। मैंने कहा था कि हमारे इस राज्य में, झारखंड प्रदेश में भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के पैरासूटेड नेता आए थे, लेकिन हमने कहा था कि एक तरफ पैरासूटेड नेता और एक तरफ ग्रास रूटेड नेता हम लोगों ने तैयार किया, और हेमंत सोरेन की अगुवाई में ग्रास रूटेड नेताओं को लोगों ने स्वीकार किया है। तो उनको नफरत फैलाने दीजिए। हम लोग शिबू सोरेन के चाहने वाले हैं, हम लोग बिरसा के मानने वाले हैं, विनोद बिहारी के मानने वाले हैं, शहीद शेख भिखारी के मानने वाले हैं। हम लोग दिशा को दिशाहीन नहीं कर सकते हैं, दिशा दिग्भ्रमित हमारा नहीं होगा। हम लोग अटल हैं और अमल हम लोग कर रहे हैं। शिबू सोरेन ने जिस विचारधारा के साथ में इस राज्य की लड़ाई को लड़ा था, शिबू सोरेन की विचारधारा के साथ हेमंत सोरेन की अगुवाई में इस राज्य को सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गई है, और भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को हम लोग तड़ी पार कर चुके हैं। रिजवान क्रांतिकारी जैसे नेताओं की सख्त जरूरत है, कम से कम इस देश को तो जरूरत है। जो नफरत की राजनीति, नफरत की आंधी जैसी चल पड़ी है, तो रिजवान क्रांतिकारी जैसे नेता हो तो इस आंधी को रोका जा सकता है, बेशक रोका जा सकता है। रिजवान, नाम बदला गया राजभवन का, मतलब अब लोक भवन, ये बड़ा निंदनीय लोक विषय है। भवन हो गया। ठीक है, आप लोक भवन कर दीजिए, हाँ। आप जन भवन कर दीजिए। हाँ। अब जो आपको करना, चूंकि देश में विकास की गंगा नहीं, नामकरण की गंगा बह रही है, तो अब भाई कोई दिक्कत नहीं है। देश आपकी है, हुकूमत आपकी है, कानून आपका है, अदालत आपकी है, अदल करने वाले लोग आपके हैं। तो मुझे तो लगता है कि अदल होता है भी कि नहीं होता है। अदल के माने इंसाफ, अदल से अदालत बनी। तो आप कुछ दिन, उर्दू वर्ड है, बिल्कुल उर्दू वर्ड है, अदल से अदालत बनी। तो मुझे तो लगता है कि अदालत को हटाकर कुछ और ना कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के इस नहीं, न्यायालय तो ऐसे सब जगह लिखा ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन हिंदी शब्द में बता रही हूँ। जैसे अदालत उर्दू शब्द है और न्यायालय हिंदी शब्द है, और कोर्ट इसे अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। उनको लोक भवन कर दिया, ठीक है, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें एक त्रुटि है। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा आप, ये त्रुटि क्या है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मिस कर जाएंगे। मैं इस पर बिल्कुल आपने याद दिला दिया, मैं भूल गया था। मैंने सोचा था कि मैं आपको इस विषय से अवगत कराऊंगा। तो चूंकि आप एक सिक्स सेंस वाली हैं, अब चूंकि इससे पूर्व में भी आपका पूरा स्टोरी है, हम लोग देखते हैं, हम लोग तो बहुत पुराने आपके
चाहने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं। तो अच्छी अच्छी पत्रकारिता, आपने शुरू से इस क्षेत्र में एक बड़ा अलग जगाने का आपने एक बीड़ा लिया है, तो ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करे। तो मैं सिर्फ इस बात को कहूंगा कि लोक भवन कर दीजिए चाहे जन भवन कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहां आपने देखा होगा, आपके चाहने आपके जो चैनल जो मुझे सुन रहे हैं इस बात को सुनेंगे कि लोक भवन में या इससे पूर्व में राजभवन था, तो राजभवन में उर्दू था, हिंदी था और फिर आपका इंग्लिश था, ये राजभवन। तो आपने अभी आप ताजा तस्वीर मंगा लो वहां का लोक भवन में, मैं बिल्कुल दिखाऊंगी ये एक तस्वीर। लोक भवन लिखा है, एक इंग्लिश से और एक तरफ हिंदी से। तो ये लोकतंत्र का परिचय नहीं है। मतलब जो उर्दू भाषा में लोक भवन लिखा जाना चाहिए था, जैसे पहले राजभवन लिखा हुआ था, उर्दू वहां से गायब है। तो भाई क्यों गायब है? हाँ। क्या इस देश में हमारे लोगों ने बलिदान नहीं दिया? अंग्रेजों के साथ मुकाबला नहीं किया? जब इस देश में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि इस देश पर तब तक कब्जा नहीं किया जा सकता जब तक इस देश में टीपू सुल्तान है। तो भाई आपको डर था, आपको भय था, और कहा जाता है कि भय बिन प्रीत कहा जाता है। अंग्रेजों को इस देश में सबसे ज्यादा यदि खतरा था तो इस देश के मुसलमानों से था। आपने वो पठान वाली बात सुनी होगी कि अगर पीछे पीठ में एक भी गोली यदि कोई दिखा देगा तो इस जंग आजादी से मुसलमान पीछे हो जाएंगे। सीने पर गोलियां खाई खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा था, तो मर्द है वो पीछे नहीं आगे गोली खाता है। और इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा उलमाओं के नाम को लिया गया है। इंडिया गेट उसकी अभी भी गवाह है। क्यों हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है? मैंने पिछले बार फॉलोअप का कॉन्क्लेव हुआ था, मैंने उस मंच पे भी इस बात को रखा था कि आखिर हमारे लोगों के साथ भेदभाव क्यों, आखिर इस देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों होता है? क्या इस देश की जंग आजादी में जब जंग लड़ी जा रही थी, इस देश के अंदर जब अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने की बारी आई थी, जब इस देश को आजाद कराने की बारी आई थी, तो क्या उस वक्त हिंदू मुसलमान देखते थे? नहीं देखते थे। भगत सिंह के साथ में अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि यदि आप इस लड़ाई में हैं तो आपका भाई भी इस लड़ाई में रहेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब इनके साथ में थे, बड़े बड़े लोगों का नाम है। तो कहाँ गया आज वो सब नामों को मिटा दिया गया। और आज नाम तो छोड़िए, अब उर्दू, अच्छा एक बताइए, उर्दू सिर्फ मुसलमानों का भाषा नहीं है, उर्दू कवियों का भाषा है। कवि में बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग कवि हैं। जो कहते हैं कि उर्दू और हिंदू में तो हिंदी भाषा जो है वो माँ मासी का फर्क है। माँ मासी का फर्क है। तो आप इसे, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे जुदा कर दें तो फिर ये अलग हो ही नहीं सकते। फिर वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि जैसे खारा पानी, पानी तो रहेगा पर उसमें स्वाद नहीं रहेगा। यही कहते हैं ना, गंगा जमुनी तहजीब क्या है भारत की, हिंदुस्तान की तहजीब ही यही है। तो अगर आप इसे दरकिनार करेंगे तो फिर आप एक सिक्के का एक पहलू तो नहीं देख सकते। आप अगर आपको सिक्का चाहिए तो फिर दोनों पहलू आपको साथ रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि आज हमारे लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। नामकरण कर रहे हैं देश में, भाई रोजगार दीजिए। नरेंद्र मोदी साहब से कहेंगे कि रोजगार पर भी कभी बात कर लीजिए। सहयोगियों को दे रहे हैं, जंगल का जंगल काटा जा रहा है, क्या है? सारा तस्वीर साफ हो गया इस देश के अंदर। अब इस देश को भाई मोहब्बत चाहिए, इस देश को अमन शांति चाहिए। गरीब के गंगिया के यहाँ ढिबरी जल रहा है कि लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्या हो रहा है देश के अंदर, मैं ज्यादा तफसील में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नाम के आगे रिजवान लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये भावना कौन उत्पन्न किया? कल दिन तो भाई मैं अभिषेक जी के साथ बड़ा अच्छा से रहता था, मैं राजकुमार जी के साथ बड़ा अच्छा रहता था। आज दिल में नफरत किसने पैदा कर दिया? कल तो मैं अपने मित्र मुकेश के साथ में बड़ा अच्छा से मुकेश कुमार का गाना गाया करता था कि भाई ये इस देश को नफरत से बचाना है, इस देश में मोहब्बत की गंगा को बहाना है। हम सब मिलकर गाते थे। तो कहाँ गया आज वो दौर, कहाँ गया आज वो इतिहास, कहाँ गायब हो गए पन्नों से? भाई इतना नफरत मत फैलाइए श्रीमान। आज हुक्मरान आप बने हुए हैं तो कल हुक्मरान किसी कोई और बनेगा, हुक्म करने वाला, हुकूमत करने वाला कोई और भी आएगा। इस देश को इतना नफरत में मत डाल दो कि शायद अंजाम कुछ और हो जाए। लोग एक दूसरे को भाईचारा कह सकते हैं, मानवता को खत्म करके इंसानियत को ना भूल जाए। इंसानियत रहने दीजिए, ईश्वर है, इसकी भी डर होनी चाहिए। हम तो भाई, अभी आपने कहा था कि वो बंगाल, क्या नाम है पड़ोसी राज्य, बांग्लादेश की बात करें चाहे अपने देश की बात करें, हम उस देश के मानने वाले हैं जिस देश को हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था, उंगली का इशारा करके हमारे मानचित्र की तरफ, कि उस देश से हमें ठंडी हवा आती है।
उस देश से हमें ठंडी हवा आती है, उस और से हमें ठंडी हवा आती है। तो वो और कहाँ था? वो और भारत था। ये आपको बातचीत जब आप सुनेंगे तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि ये वो सच्चाई है जिसे दरकिनार करना शायद इस नहीं, इस बिल्कुल पूरी नहीं। सभ्यता के हम लिए तो तो भाई मुश्किल होगी। अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, हम फक्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी हम है। तो कहते हैं कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं मिटती हमारी, नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा। मैं हर हमारा। मंच से कहा करता था आंदोलन के वक्त में, हर मंच से कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि लोगों को एक समझ आवे कि नफरत करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए, चंद साला जिंदगी जिएंगे मैम। आज तो औसत आयु 60 साल की हो गई है, पता नहीं अगर बीमारी पहले हो जाए तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए कि यहाँ सब धन दौलत शोहरत सब यही रह जाता है, हम सिर्फ खाली बदन चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि नफरत को नहीं आम करना चाहिए, इंसानियत को रहने देना चाहिए। आज मेरी बात कर लीजिए, हम रामनवमी में रांची में रहते हैं, प्रत्येक रामनवमी, जब से मैं यहाँ पर स्टूडेंट था तब से मैं यहाँ पर रामनवमी में मैं रहता हूँ। तपोवन मंदिर हमारा बड़ा प्रिय जगह रहा है, तप से तपोवन बना है, वहाँ तप किया करते थे ऋषि मुनि। उस वक्त मैं जब वहाँ बैठता था, वहाँ के पंडितों के साथ में, वहाँ के जो है उन लोगों के साथ में, मैं स्कूल टाइम पे मैं अक्सर जब धूप गर्मी का दिन रहता था, मैं चूंकि सब मैं कहीं बताया नहीं, चूंकि आपसे मेरी पहली बात हो रही है तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर मैं बात करूं। जब मैं पढ़कर गवर्नर से निकलता था और वहां पर मैं जाता था, चूंकि बगल ही में, तो मुझे वहां बड़ा रिलीफ, बड़ा रिलैक्स महसूस होता था। तो मैं चौखट पर बैठता था, राम मंदिर के चौखट पर, और वहां पर पंडित जी से मैं पूछता था कि तपोवन से कैसे, इसका तात्पर्य क्या है? उसने कहा कि भाई ये तप वाली जगह रहती थी, यहाँ शेर वगैरह भी रहते थे, तो ऋषि मुनि इस जगह पर आकर तप किया करते थे, तो तभी से तप से तपोवन किया गया है। तो मेरी ये आस्था है, मैं आपको दिखलाऊंगा, बहुत सारा हमारे पास फोटोज है। मैं रोजे के हालत में भी रामनवमी में राम मंदिर में रहा, और उस जगह पर मैंने इफ्तार करके रोजा खोला। हमारे एक मित्र थे अनिल, इसी जगह की कटहल मोड़ की, वो हमारे साथ थे, उसने मुझे लाया पानी का वाटर बोतल लाया, मुझे बोला कि रोजा आप खोल लीजिए। हम और वो रोजा खोले और बिल्कुल फिर फ्री रहे। फिर हम लोग ने जुलूस में शामिल हुआ, फिर मैं भी साथ में रहा। ये असली भारत है, ये असली भारत का परिचय, पहचान है। आज कहाँ गया वो मोहब्बत? हर छठ में मैं रहता हूँ, मैं नाम भी बता दूंगा, बटन तालाब। मैंने बटन तालाब में मैंने पूरा समय, संध्या आरक की बात करें या फिर आप कह सकते हैं कि वो सुबह वाला जो आरक है, मैं उस वक्त सबके साथ में रहता था, आज भी रहता हूँ। पिछले जो पार हुआ है मैं इसमें था। मैं दुर्गा पूजा प्रत्येक, आप मेरा सोशल साइट देखोगे, मेरा पेज यदि खंगालोगे तो मैंने देखा कि दुर्गा पूजा में मैं बिल्कुल वहां, आप कह सकते हैं कि पंडरा से मैं चालू करता हूं, स्टेशन रोड तक पूरा चारों पंडाल, सभी पंडालों में मैं जाता हूं, और पंडाल के जो आयोजन करता रहता है, बाकायदा मुझे सम्मान के दृष्टिकोण से सम्मानित करते हुए मंच पर बैठाते हैं। ये हमारा भारत है, इस भारत को बनाना चाहिए। इस देश में अखंडता और एकता की बात होनी चाहिए। इस देश में मिट्टी को कैसे बचाया जाए, इस देश में देशवासियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर बात होनी चाहिए। नफरत के बीज को खत्म करना चाहिए, मोहब्बत के बीज को बोना चाहिए। चलिए, तो नफरत खत्म करिए, मोहब्बत सबसे, देखिए इसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत बेशकीमती है ये, और इसी के बिना पर आज भी अगर हिंदुस्तान का अस्तित्व है तो यही इसकी पहचान भी है और यही जड़ें भी हैं। देखिए, जो रिजवान कह रहे हैं मोहब्बत इंसानियत की बात, वो एक धड़ा है। दूसरा धड़ा आपके सामने है जो पूरी दुनिया में इन दिनों देखने को मिल रहा है। ऐसी ताकतों से भी निपटना जरूरी है, लेकिन अगर बात राजनीति की आती है तो फिर वहां पर किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। शब्द बोलने में, सुनने में, किसी को समझाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन धरातल पर अगर वो चीजें ना उतरे तो वो सारे शब्द बेकार होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो बातें इस वक्त हुई हैं, अगर इनमें से कुछ भी आपके पल्ले पड़ पाया हो तो अमल होगा शायद इस पर, और फिर वाकई एक खुशहाल भारत नहीं, खुशहाल दुनिया होगी, विश्व होगा जहाँ शांति होगी और मोहब्बत होगी। बहरहाल रिजवान, बहुत शुक्रिया आने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इतनी सारी बातें करने के लिए। बहुत कुछ रह गया, वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, अगली बार मुलाकात होगी तो बाकी बातों पर भी बात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।